नमस्कार। जब भी बंगाल में हिंसा की खबर आती है ना, तो आपने गौर किया होगा, सोशल मीडिया तुरंत दो हिस्सों में बंट जाता है। एक पक्ष एकदम सीधे कहता है, भाई इसके लिए तो सरकार जिम्मेदार है, और दूसरा पक्ष तुरंत पलटवार करता है, अरे नहीं, विपक्ष जानबूझकर माहौल बिगाड़ रहा है। लेकिन इस भयंकर शोरगुल और आरोप प्रत्यारोप के बीच जो असली हकीकत है, वो अक्सर कहीं खो जाती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी शोर से परे जाकर उन जमीनी हकीकतों को समझने की कोशिश करेंगे जो असल में इस अशांति को जन्म देती हैं। तो चलिए सोचते हैं, क्या ये हिंसा सिर्फ और सिर्फ राजनीति है या फिर इसकी जड़ें हमारे समाज में कहीं बहुत ज्यादा गहरी हैं? एक और बड़ा सवाल जो हम सबके मन में आता है, क्या ऐसे वक्त में पुलिस और प्रशासन सच में चुप रहते हैं? और सबसे अहम बात, जब ये बड़े बड़े राजनीतिक खेल खेले जाते हैं तो इसका असली खामियाजा कौन भुगतता है? टीवी डिबेट्स में ये सवाल जितने सीधे लगते हैं ना, यकीन मानिए असल जिंदगी में इनके जवाब उतने सीधे हैं नहीं। आज के इस विश्लेषण में हम इन 5 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। हम देखेंगे हिंसा का पुराना इतिहास, ये पता लगाएंगे कि असल में इसके पीछे कौन है, पुलिस के रोल पर उठने वाले सवालों को समझेंगे, देखेंगे कि कैसे असली नुकसान आम जनता का होता है, और आखिर में बात करेंगे शांति के 5 ठोस समाधानों पर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले हिस्से की, हिंसा का पुराना इतिहास। क्या ये सब अभी शुरू हुआ है या इसकी जड़ें पुरानी हैं? देखिए, बंगाल में राजनीतिक हिंसा कोई नई बात नहीं है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो दशकों से अलग अलग राजनीतिक दौर में हिंसा, टकराव, बंद और कार्यकर्ताओं पर हमलों के आरोप लगातार लगते रहे हैं। 90 और 2000 के दशक की ही बात ले लीजिए, जब वामपंथी शासन था तब भी ऐसे ही गंभीर आरोप लगते थे। फिर सत्ता बदली, 2010 के दशक में नई सरकार आई, लेकिन हिंसा नहीं रुकी, बस आरोप नए हो गए। और अब इस दशक में भी वही सिलसिला जारी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये समस्या सिर्फ किसी एक पार्टी की नहीं है, बल्कि ये एक पुरानी और गहरी राजनीतिक संस्कृति बन चुकी है। अब आते हैं अपने दूसरे सवाल पर, आखिर ये हिंसा करता कौन है? जमीनी हकीकत क्या है? हर घटना ना अपने आप में बहुत अलग होती है। कई बार शुरुआत राजनीतिक कार्यकर्ताओं के आपसी टकराव से होती है, लेकिन बात वहीं खत्म नहीं होती। इसमें बहुत जल्द स्थानीय गुट भी शामिल हो जाते हैं, और कई बार तो इस पूरे विवाद को जानबूझ के सांप्रदायिक रंग दे दिया जाता है, जिससे तनाव एकदम से भड़क उठता है। सबसे डरावनी बात तो ये है कि आपराधिक तत्व इस पूरे अराजक माहौल का फायदा उठाने के लिए बीच में कूद पड़ते हैं। लेकिन पता है असली समस्या कब शुरू होती है? जब बिना किसी जांच पड़ताल के पूरे समुदाय या धर्म पर ही दोष मढ़ दिया जाता है। आज के स्मार्टफोन वाले दौर में आधी अधूरी जानकारी, एडिट किए गए वीडियो और अफवाहें बिल्कुल आग की तरह फैलती हैं, और फिर बिना सच जाने किसी एक को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। इससे हालात सुधरते नहीं, बल्कि तनाव कई गुना और बढ़ जाता है। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे और शायद सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल की तरफ, पुलिस का रोल। क्या सच में पुलिस चुप रहती है? जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो लोगों का पहला सवाल यही होता है कि भाई पुलिस ने रोका क्यों नहीं? आम जनता सीधे तौर पर आरोप लगाती है कि पुलिस पर भारी राजनीतिक दबाव है, वो जानबूझकर देर से पहुंचती है या फिर सिर्फ कुछ ही लोगों पर सिलेक्टिव कार्रवाई करती है। लेकिन अगर हम पुलिस और प्रशासन का पक्ष सुने तो उनका बचाव अलग होता है। वो कहते हैं कि स्थिति इतनी तेजी से बिगड़ती है कि हिंसक भीड़ को अचानक से काबू करना बेहद मुश्किल हो जाता है, और अतिरिक्त फोर्स बुलाने में भी काफी समय लगता है। अब इन दोनों में से सच क्या है, ये तो हर केस की गहरी जांच, सबूतों और कोर्ट की प्रक्रिया के बाद ही साफ हो पाता है। चलिए अब बात करते हैं चौथे और सबसे दर्दनाक पहलू की। इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? होता क्या है कि टीवी स्टूडियोज और सोशल मीडिया पर राजनीतिक बहसें हफ्तों तक चलती रहती हैं। कौन सही था, कौन गलत, इस पर खूब चीख पुकार मचती है। लेकिन इस भारी शोर में हम उन लोगों की आवाज भूल जाते हैं जो जमीन पर अपना सब कुछ खो देते हैं। आम नागरिक, जिसका इन नेताओं और राजनीति से कोई सीधा लेना देना नहीं होता ना, असल में वही इस पूरी व्यवस्था की सबसे बड़ी और भयानक कीमत चुकाता है। आप खुद सोचिए, सालों की खून पसीने की कमाई से खड़ी की गई दुकानें पल भर में राख हो जाती हैं। दिहाड़ी मजदूरों का काम पूरी तरह से ठप पड़ जाता है। मासूम बच्चों के मन में एक ऐसा खौफ बैठ जाता है जो शायद कभी नहीं जाता। पूरे समाज में नफरत और अविश्वास का जहर घुलने लगता है। और इसका सबसे खतरनाक नतीजा पता है क्या है? धीरे धीरे हम और आप ऐसी हिंसा को नॉर्मल मानने लगते हैं। हमें लगता है कि अरे ये तो होता ही रहता है।
जो कि एक सभ्य समाज के लिए बेहद खतरनाक है। तो अब सवाल ये है कि इसका हल क्या है? आइए अपने 5वें और आखिरी हिस्से में बात करते हैं शांति के लिए उन 5 जरूरी कदमों की। इस चक्र को तोड़ने के लिए कुछ बहुत ही जरूरी कदम उठाने होंगे। पहला, हर हिंसा की बेहद तेज और एकदम निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दूसरा, पुलिस की जवाबदेही तय होनी ही चाहिए। अगर लापरवाही हुई है तो सख्त सवाल पूछे जाने चाहिए। तीसरा, भड़काऊ भाषण पर कोई छूट नहीं, चाहे वो कोई बड़ा नेता हो, कोई इन्फ्लुएंसर हो या आम आदमी। नफरत फैलाने पर सख्त एक्शन होना चाहिए। चौथा कदम है मीडिया और सोशल मीडिया की जिम्मेदारी। टीआरपी और वायरल होने की अंधी दौड़ में झूठी खबरें फैलाना बंद होना चाहिए। और पांचवां, सबसे अहम कदम, हमारी और आपकी जागरूकता। कोई भी भड़काऊ मैसेज या वीडियो बिना वेरीफाई किए शेयर मत कीजिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी फॉरवर्ड की गई अफवाह कई बार पूरी की पूरी बस्ती जला सकती है। देखिए, किसी भी राज्य की असली ताकत सिर्फ चुनाव जीतना या सत्ता हथियाना बिल्कुल नहीं होती। सच्ची ताकत तो वो सुरक्षित माहौल है जहां एक आम इंसान बिना किसी डर के चैन से रह सके। इस हिंसा में चाहे कोई भी गुट शामिल हो, लेकिन अगर भीड़ खुद को कानून से ऊपर समझने लगे ना, तो इसमें हार किसी एक राजनीतिक पार्टी की नहीं होती, बल्कि हम सबकी, पूरे समाज की होती है। तो इस एक्सप्लेनेयर को खत्म करने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। आपके हिसाब से बंगाल में हिंसा का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या यह सिर्फ राजनीतिक टकराव है, प्रशासन की कमजोरी है, सोशल मीडिया पर फैलने वाली मिस इन्फॉर्मेशन है, या फिर हमारे समाज में तेजी से बढ़ती नफरत? इस पर गहराई से जरूर सोचिएगा और हां, अपनी राय हमें जरूर बताएगा, क्योंकि याद रखिए,